हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और एक कंपनी जिसका नाम है ईएमए पार्टनर्स इंडिया, ये अपने स्टॉक मार्केट से पैसे उठाने का ट्राई कर रही है। सो इसका आईपीओ जो है 17 जनवरी से 21 जनवरी के बीच में आने वाला है। 124 का कट ऑफ प्राइस सेट किया है, जिसमें से 76 करोड़ रुपीज़ कंपनी उठाने का ट्राई कर रही है टोटल इस आईपीओ के थ्रू। तो वैल्यू लगाई जा रही है दैट इज़ अराउंड 288 करोड़ रुपीज़। सो ठीक ठाक पैसे लगा मतलब वैल्यू लगा के ठीक ठाक पैसे उठाने का यहाँ पे ट्राई किया जा रहा है। कंपनी की जो प्रमोटर्स उनके पास में 86% शेयर होल्डिंग रह जाने वाली है आईपीओ की, पहले थी 86% और 63% के आसपास में रह जाने वाली है एज पर आवर कैलकुलेशन। अब जो पैसे उठा रहे हैं, इसमें से 10 करोड़ रुपए तो कंपनी के जो इनिशियल इन्वेस्टर्स और जो प्रमोटर हैं वो यहाँ पे कुछ अपना स्टेक बेच रहे हैं, तो जो डायरेक्ट उनके पास में जाएंगे 10 करोड़ रुपए और 66 करोड़ रुपए कंपनी के पास में जाने वाले हैं। सो अब कंपनी करती क्या है, सबसे मेन सवाल तो आज के दिन जो हम लोग कंपनीज़ के अंदर में देखते हैं कि जो इनिशियल हायरिंग्स होती हैं, जैसे सीईओ की हायरिंग हो गई, सीएफओ की, सीओओ की, जो कि कंपनी के मैनेजमेंट है, कंपनी को चलाते हैं, सीनियर एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, तो वो हायरिंग के जो प्रोसेस होता है उसके अंदर में ये कंपनियां मदद करती हैं। दूसरी कंपनियों के लिए बंदे ढूंढने का ये कंपनियां काम करती हैं, अच्छे बंदे ढूंढने का। अब ये सिर्फ सीनियर लेवल के ऊपर में ही नहीं, सीईओ लेवल के ऊपर में ही नहीं, मैनेजमेंट के डायरेक्टर्स वगैरह ढूंढने में मदद करती है। जैसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चाहिए, वो भी मदद करती है। साथ में निचले लेवल के ऊपर में अगर किसी सीनियर मोस्ट लेवल में ये जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, मतलब सॉरी जो सीनियर होते हैं ना कंपनी के अंदर में काम करने वाले मैनेजर वगैरह होते हैं, वो ढूंढने में भी मदद करती है। साथ में ही नीचे के जो ट्रेनीज होते हैं या फिर और नीचे तबके के जो वर्क फोर्स होती है उसको भी ढूंढने में हेल्प करती है। सो यू जस्ट गो देयर विद योर रिक्वायरमेंट्स एंड दे विल हेल्प यू टू फाइंड ए परफेक्ट मैच फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। तो इनका काम यही है कि बंदे ढूंढना अच्छे अच्छे और बाद में अपने क्लाइंट्स को यहाँ पर ला के देना, और उसका भी बीच में पैसा कमाती हैं। तो ये बेसिक इनका धंधा है आज के दिन। इंडिया, सिंगापुर, दुबई, यहाँ पर इनका धंधा आज के दिन बिजनेस है चल रहा है। मोस्टली जो इनका बिजनेस है वो इंडिया से ही चल रहा है आज के दिन भी। अब थोड़ा सा हम आरएचपी को देख के समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से कंपनी हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकती है। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो यहाँ पर कंपनी जो पैसे उठा रही है, जिसमें से यहाँ पर टोटल 25 करोड़ रुपए तो जो ऑगमेंटेड लीडरशिप टीम, मतलब कंपनी बोल रही कि हमें अपने कंपनी के अंदर में अलग अलग जो लीडर्स हैं वो ढूंढने हैं, ताकि जितने ज़्यादा इस टाइप की कंपनियों के अंदर में जितने ज़्यादा लीडर्स होते हैं वो अपने क्लाइंट्स बना के रखते हैं। दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, दूसरे जो मैनेजमेंट की जो टीम्स होती हैं, जो लोग होते हैं जो कि अच्छा काम कर रहे हैं, उनके साथ में एक नेक्सस, उनके साथ में एक कनेक्शन बना के रखते हैं। तो वो बेस्ट होता है कि अब उनके लिए भी बेनिफिशियल हो गया कि हाँ इनके साथ में बन के रहेंगे, अगर अच्छी बना के रखेंगे तो दूसरी नई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में प्लेसमेंट करवाने में हेल्प हो जाएगी उनकी। अच्छे लोग हैं तो उनके साथ में कनेक्शन अच्छा बनेगा। साथ में ही जो दूसरी जो अच्छे मैनेजमेंट के ऊपर में जो लोग काम करते हैं, उन वो जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं तो उनके क्लाइंट्स होते हैं कुछ। जैसे मान के चलिए कि कोई माइनिंग रिलेटेड कोई कंपनी में काम कर रहा है, राइट, तो उसको उस फील्ड का एक्सपीरियंस है, राइट, तो उस एक्सपीरियंस के साथ में वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में जाता है तो उसके कुछ कनेक्शंस गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स के साथ में भी होंगे, कहीं ना कहीं उसके कनेक्शंस रहे होंगे, बनते रहते हैं। तो जब वो नई ऑर्गेनाइजेशन में जाता है तो वहाँ पर वो जो जिस ऑर्गेनाइजेशन में जा रहा है उसके लिए बेनिफिशियल बन गया, बेनिफिट हो गया कि अब जो भी उसके कनेक्शंस हैं वो इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम में आने वाले हैं। सो इस टाइप से अगर ये जितनी बड़ी इनकी टीम रहेगी, जितने बड़े कनेक्शंस होंगे बड़े बड़े लोगों के साथ में, उतना ही इनका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता जाएगा। सो ऑगमेंटिंग लीडरशिप टीम मतलब अच्छे और जो और टीम है उसको बढ़ाना है। साथ में कैपिटल एक्सपेंडिचर भी करना है कि अपने आईटी सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर सबको, कंप्यूटर वगैरह, नेटवर्क वगैरह और बढ़ाना है। कंपनी पे थोड़ा बहुत लोन है उसको चुकाना है। सो ये बेसिक इनका फंडा है, मतलब जहाँ मेनली ये खर्च करने वाले हैं, पैसे जो उठाने वाले हैं, राइट। तो आई एम होपिंग कि आपको जो स्ट्रक्चर है कंपनी किस तरीके से काम करती है वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, कंपनी का जो आज के दिन करता धरता है, जिनके पास में कंपनी की अच्छी खासी शेयर होल्डिंग है, उनका नाम है कृष्णन सुदर्शन। ये मेन इस कंपनी के करता धरता है। कंपनी के ऊपर में कोई केस वगैरह नहीं है आज के दिन। यस, यहाँ पर कुछ खास केस नहीं है, ये सिंगल एक केस है मटेरियल लिटिगेशन वाला। और बाकी प्रमोटर के जो डायरेक्टर है उनके खिलाफ में ज़रूर 4 टैक्स से रिलेटेड केसेस हैं। एक मटेरियल सिविल लिटिगेशन है और एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी है, जो कि इतना कंसर्निंग कुछ लग नहीं रहा आज के दिन, जिसमें 53 लाख रुपीज़ तक का नुकसान होने का खतरा बन सकता है। अब कंपनी के पास में इंडिया में तो है ही है ये कंपनी, जो मेन कंपनी है ये तो है ईएमए पार्टनर्स इंडिया। इसके नीचे काफ़ी सारी सब्सिडरीज़ हैं, 1 2 3 4 5 6, और उसके बाद में एक स्टेप डाउन सब्सिडरीज भी हैं 2, राइट। मोस्टली इंडिया के अंदर में ही काम करती हैं, ये इनकी नाम है। और ऑफ शोर जो है दुबई के अंदर, सिंगापुर के अंदर में ये कंपनी काम करती है। सब्सिडरीज से ठीक ठाक रेवेन्यू आज के दिन ये कंपनी कमा पा रही है, दैट्स वेरी गुड। नेक्स्ट,
अब देख लेते हैं थोड़ा सा कंपनी का हिस्ट्री को उठा करके। तो यहाँ पर इसकी जो कंपनी की शुरुआत है वो 2003 के अंदर में हो गई थी, जो कि इसका शुरुआत में नाम रखा गया था, दैट इज़ एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट एसोसिएट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये 2003 में, बाद में इसका नाम जो है चेंज कर दिया गया था। नेक्स्ट अब देख लेते हैं ये इनके कुछ माइलस्टोन्स है जब इन्होंने कोई नई नई कंपनियां जो स्टार्ट की हैं, नई नई सब्सिडरी जो इन्होंने स्टार्ट की हैं, उनको कब की हैं, तो उसके कुछ माइलस्टोन्स, कब इन्होंने रेवेन्यू कितना अचीव कर लिया, उसके बारे में अपना गुणगान थोड़ा सा किया हुआ है जिसको आप पढ़ सकते हैं। ये कंपनी के जो मेन कर्ता धर्ता हैं उनके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन आप पढ़ पाएंगे, जो कि 54 ईयर्स के हैं, तो अभी काफ़ी तजुर्बा भी काफ़ी हो गया और फ्यूचर के अंदर में और का तजुर्बे से कंपनी को और आगे लेके जा सकते हैं। एज प्रेफरेंसेस एक्सपीरियंस अच्छा खासा इनके पास में है। और ये कुछ कंपनियां जिनके अंदर में से ये और भी डायरेक्टरशिप होल्ड करते हैं, इंडिया और इंडिया के बाहर के कुछ कंपनियां और हैं जिनमें भी डायरेक्टरशिप होल्ड करते हैं। सो रिलायंस ब्रांड्स लिमिटेड नाम से कंपनी है, उसके अंदर में भी एक डायरेक्टरशिप होल्ड करते हैं। रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, वी रिटेल, सो रिलायंस के साथ में इनका अच्छा खासा एक कनेक्शन बना हुआ है। दैट्स वेरी गुड। नेक्स्ट, ये कंपनी की रेम्यूनरेशन है, मतलब जो बंदा है उनकी रेम्यूनरेशन है तो लगभग 1,77,00,000 रुपए साल के आज के दिन एज ए सैलरी ले रहे हैं। कंपनी का जो लोगो है, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं वो अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है कुछ क्लासेस के अंदर में। ये जो पर्टिकुलर एक क्लास है 35, उसके अंदर में जो लोगो है एक EMA पार्टनर्स इंटरनेशनल, ये रजिस्टर्ड जरूर है, बाकी कुछ लोगो जो अभी भी रजिस्टर्ड नहीं है। सो इंटेलेक्चुअल जो राइट्स होते हैं वो कम्प्लीटली प्रोटेक्टेड अभी आज के दिन नहीं है। ये कुछ 2 प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि ओन्ड हैं, बाकी लगभग 10-11 प्रॉपर्टीज़ और हैं जो कि लीज पर ले रखी हैं इन्होंने, ऑफिसेज वगैरह खोल रखे हैं इंडिया के बाहर दोनों। नेक्स्ट, यहाँ पर एम्प्लॉयज़ की बात करें तो 117 एम्प्लॉयज़ काम करें, जिसमें से रीक्लाउड टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी के अंदर में ठीक ठाक लेवल के ऊपर में लोग आज के दिन काम कर रहे हैं। अगर हम लोग यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं तो रीक्लाउड, दिस वन इज़ द रीक्लाउड, जो कि EMA पार्टनर्स एग्जीक्यूटिव सर्च प्राइवेट लिमिटेड की सब्सिडियरी, जिसमें 76% ही कंपनी का मालिकाना हक है। बाकी दूसरी कंपनियां हैं जो कि इनकी डायरेक्ट सब्सिडरीज हैं, उनमें कुछ खास एम्प्लॉयज़ आज के दिन काम नहीं कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा उसी में काम कर रहे हैं। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि ये जो 2 कंपनियां और हैं, EMA डिसीजन डायनेमिक्स प्राइवेट लिमिटेड और इमेजिन पीपल्स टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, इनके अंदर में कोई बंदा काम नहीं कर रहा है। मुझे लग रहा है कि कंपनियां बहुत ज़्यादा खोल रही हैं, और ये पर्टिकुलर EMA पार्टनर सिंगापुर PT लिमिटेड, इसमें सिर्फ एक बंदा ही काम कर रहा है। तो कंपनियां कुछ ज़्यादा ही खोल रखी हैं फालतू के अंदर में एक सब्सिडरी टाइप का बिजनेस बनाने के लिए, इट इज़ नॉट नीडेड। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि जो टोटल कस्टमर्स हैं वहाँ से कितना रेवेन्यू, जो टॉप कस्टमर्स हैं वहाँ से आ रहा है। तो अभी लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग जो 4 महीना है, क्योंकि इन्होंने 31 जुलाई 2024 तक का ही डेटा दिया है, उसके बाद का डेटा इन्होंने नहीं दिया है, देने को दे सकते थे बट नहीं दिया। 2024 के अंदर में 13% रेवेन्यू एक कस्टमर से आया, फिर यहाँ पे 14% आया, यहाँ पे भी 14-15% आया। बाकी धीरे धीरे बाकी जो है क्लाइंट्स बेस इनका डाइवर्सिफाइड बना हुआ है आज के दिन। नेक्स्ट, कौन सी इंडस्ट्री के अंदर से सबसे ज़्यादा इनका रेवेन्यू बनता है, तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर में जो कनेक्शंस होते हैं, कि नई जो सेटअप करनी होती है फैक्ट्री, नया कुछ कनेक्शन चाहिए, तो वहाँ पर मैनेजमेंट टीम का जो बंदा आता है, जो CEO लेवल, डायरेक्टर लेवल का जो होता है, वो बहुत मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सबसे ज़्यादा वहीं पर इनको ज़रूरत पड़ रही है। दूसरा, नेचुरल रिसोर्सेज, उसको ऐसा बंदा चाहिए जो कि सरकारी जो संस्थान होती हैं वहाँ पर एक अच्छी खासा दबदबा बना के रखता हो, वो बंदा चाहिए। तो वहाँ पर भी इनकी सबसे ज़्यादा डिमांड बनी हुई है, मतलब इनसे लोग हायर कर रहे हैं। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर में भी 19% जो है इनका रेवेन्यू आ रहा है वहाँ से। इंफॉर्मेशन IT सेक्टर से भी 14% के आसपास में आ रहा है। तो ये मेन है जहाँ पर हेडकाउंट, जो कि मेन बंदा है चीफ लेवल का, वो अच्छा रेवेन्यू कंपनी को करवा सकता है। नेक्स्ट, अब कंपनी का जो रेवेन्यू आ रहा है वो बोर्ड एंड C-suite हायरिंग से ज़्यादा आ रहा है। दैट मीन्स कि जो CEO, CFO, जो C लगा हुआ है ना शुरुआत के अंदर में, COO, CTO, जो हायर लेवल की अथॉरिटी रखते हैं कंपनी के अंदर में, वो वहाँ से, या फिर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उनको जो हायर करती है, तो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू वहीं से कंपनी का आ रहा है। अगर आप लोग यहाँ पे चेक करते हैं तो बिकॉज वो लेते ही हैं। कोई कंपनी है जो कि नई खुली है, फिर नया इस्टेब्लिशमेंट अपना कर रही है, तो वो बोलेगी कि हमको ऐसा डायरेक्टर चाहिए कि हमको ये काम निकलवाना है, हमको यहाँ फैक्ट्री सेटअप करवानी, तो आप हमको एक बंदा ला के तो जो हमको ये काम करवाने में मदद करे। तो ये बोलते हैं कि हाँ है हमारे पास में एक बंदा, बट वो सैलरी इतनी लेगा, उसकी जानकारी है पूरी सर गवर्नमेंट के सारे ऑफिशियल्स के साथ में, वो आपका काम करवा देगा जी। हाँ ठीक है जी, ले पकड़ो अपनी बिचौलिए की फ़ीस पकड़ो और ये इतनी सैलरी उसको देते हैं, अब तो हमारा फैक्ट्री का सेटअप करवाओ जी। समझ रहे हो पॉइंट?
तो मोस्टली जो हायरिंग है यहाँ पर हो रही है। बाकी जो एंट्री मिड लेवल एग्जीक्यूटिव्स, वहाँ तो क्या होता है फिर वो ये जो naukri.com है, ये वेबसाइट के ऊपर में लोग सीवी डाल के रखते हैं। अब ये जो लेवल है बोर्ड और सी सूट लेवल, यहाँ पर सीवी भी काम नहीं करती, यहाँ पर तो डायरेक्ट कनेक्शन काम करता है। तो इनके पास में डायरेक्ट कनेक्शन के लोग बैठे हुए हैं। अब एंट्री लेवल, मिड लेवल एग्जीक्यूटिव या फिर सीनियर लेवल एग्जीक्यूटिव, यहाँ पर जरूर वो सीवी लोग जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, यार ये कंपनी काम की नहीं है, सीवी डालो naukri.com पे, लिंक्डइन के ऊपर, तो वहाँ से ये छटाई करते रहते हैं और फिर जितना भी कंपनी को जैसे चाहिए होता है तो, बट वहाँ से इनका मेन रेवेन्यू नहीं आ रहा, मेन रेवेन्यू बड़ों से आ रहा है। तो आप लोग समझ होंगे कि मेन रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है और क्यों आ रहा है, क्या बेसिक रीजंस हैं, किस लिए इनके लिए जो जो इनके पास में जो टीम है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों बनी हुई है। ये दोनों तरफ से बेनिफिशियल है, इनके लिए भी बेनिफिशियल है, जो कि सामने हायर करने वाला उसके लिए भी बेनिफिशियल है, और जो बंदा जिसको हायर होता है इधर उधर उसके लिए भी बेनिफिशियल है। सबके लिए बीच में ये एक बहुत ही अच्छा लिंक इस टाइप की कंपनियां बनाती हैं। दैट्स अ वेरी गुड थिंग। तो ये कंपनियां इंडिया में चलती हैं, इंडिया के बाहर भी अच्छी खासी चलती हैं, और फ्यूचर में भी इनकी बनी रहने की ही उम्मीदें बनी हुई हैं। नेक्स्ट, अब रिपीट कस्टमर्स इनके बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जैसे भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि रिपीट कस्टमर रिपीटिशन जो है बहुत अच्छा खासा इनका आज के दिन परसेंटेज में निकल के आता है। बिकॉज एक बार जिसने सर्विस ले ली, सेटिस्फाई हो गया, वो डायरेक्ट अचीव करता है कि हाँ भाई इसी से मंगवाओ, इसने पिछली बार जो बंदा ला के दिया था वो बड़ा काम का था, इस बार भी हमको इस चीज़ के लिए बंदा चाहिए, तो फिर से इनके पास में ही आते हैं। अब यहाँ पे इनके पास में अलग अलग इन्होंने सब्सिडरीज खोली हुई है। जैसे ये क्लाउड वाली है, तो ये एंट्री लेवल और मिड लेवल के एग्जीक्यूटिव्स को हायर करने में मदद करती है। जेम्स डगलग, ये मिड लेवल से सीनियर लेवल के एग्जीक्यूटिव हायर करने में मदद करती है। और ईएमए पार्टनर्स, ये बोर्ड और सी सूट हायरिंग के अंदर में मदद करती है। तो इन्होंने सारे के सारे जो हायरिंग के जो पैरामीटर्स हैं उनको सबको कवर कर रखा है खुद से और खुद की सब्सिडरीज के थ्रू। दैट्स अ वेरी गुड थिंग, राइट। अब थोड़ा सा हम कंपनी की बैलेंस शीट को भी समझ लेते हैं। अब ये जो एक इन्होंने प्रोसेस भी बता रखा है कि किस तरीके से हम छटाई करते हैं। पहले हम लोग करियर पेजेस पे जाते हैं, जैसे जॉब्स वाले जो पेजेस हो गए, लिंक्डइन, naukri.com, वहाँ से सर्च करते हैं। हमारे खुद के जो पोर्टल्स हैं उनके ऊपर में लोग अपने आप को रजिस्टर करते हैं, वहाँ से सर्च करते हैं। हम लोग ऐड डलाते हैं, ऐड से कोई क्लिक करके बंदा अपनी डिटेल डालता है, तो वहाँ से हम लोग सर्च करते हैं लोगों को। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर उन लोगों ने अपनी डिटेल डाल रखा है, उसके हिसाब से हम सर्च करते हैं। तो ये हम लोग स्क्रीनिंग करते हैं पहले, फिर उसके बाद में एक दूसरे लेवल की हमारी स्क्रीनिंग होती है, और थर्ड लेवल के ऊपर फिर जिसको भी अपना बंदा हायर करना है, जिस ऑर्गेनाइजेशन को, वो अपने लेवल पे इंटरव्यू वगैरह लेता है। बट ये जो मेनली इनका जिस फील्ड से रेवेन्यू आ रहा है, उस फील्ड में जो बोर्ड और डायरेक्टर लेवल का जो बंदे होते हैं, वो ज़्यादा इस प्रोसेस के अंदर में नहीं बैठते हैं, वो तो उनके साथ डायरेक्ट कनेक्शन ही बैठाना पड़ता है। सो ये है उनके लिए जो एंट्री लेवल, मिड लेवल, उनके लिए प्रोसेस फॉलो होता है मेनली। अब थोड़ा सा हम बैलेंस शीट को भी समझ लेते हैं। तो बैलेंस शीट को समझने के लिए हमें सबसे पहले इस कंपनी में पूरा पैसा कितना लगा हुआ है, दैट इज़ 75 करोड़ रुपीज़ लगे हुए हैं। इन्वेस्टर्स का पैसा कितना लगा हुआ है, दैट इज़ अराउंड 58 करोड़ रुपीज़। तो ज़्यादातर पैसा जो इस कंपनी में लगा हुआ है, तो 17 करोड़ रुपये जो एक्स्ट्रा है वो भी केवल उधारी का पैसा है। नेक्स्ट, कंपनी के ऊपर में एक जो नेगेटिव पॉइंट मुझे लगता है, दैट इज़ अराउंड ऑफ ट्रेड रिसीवेबल सेगमेंट। कंपनी के इस टाइप की कंपनी के अंदर में ट्रेड रिसीवेबल बहुत ज़्यादा रहता है, कि जब तक ये इनके लिए रिसिप्ट कार्ड देते हैं कि हमने आपको सर्विस दे दी, और सामने वाला बंदा जैसे सेटिस्फाई नहीं हुआ कि नहीं हमें तो आपने बंदा तो ला के दिया बट हमारे काम का नहीं है, पैसे रोक लेते हैं। तो इस टाइप की जो इस टाइप की कंपनियों के अंदर में जो ट्रेड रिसीवेबल है ज़्यादा रहने की उम्मीदें रहती हैं। इसलिए देख रहे हो कि इसका 2022 के मुकाबले जो ट्रेड रिसीवेबल वो बढ़ता ही जा रहा है। सो इन्होंने तो रेवेन्यू दिखा दिया कि हमारा तो रेवेन्यू हुआ है, सामने वाले बंदे ने पैसे दिए ही नहीं, क्योंकि पार्टीज खुश भी तो होनी चाहिए, खुशी के मारे देती है। कॉन्ट्रैक्ट भी होता ही है साथ में, बट कई बार पैसा अटकने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। दूसरा, कैश एंड कैश इक्वलेंट, इनके पास में ठीक ठाक पैसा पड़ा हुआ है, और करंट इन्वेस्टमेंट इन्होंने कर रखा है 11 करोड़ रुपए के आसपास, जो सब्सिडरीज के अंदर में कर रखा है या फिर दूसरी जगहों पर। थोड़ा सा हम लोग अगर पीएनएल स्टेटमेंट को अगर देख लेते हैं यहाँ पर, तो 57 करोड़ रुपीज़ इन्होंने कमाए थे, रेवेन्यू जनरेट किया था, फिर 50 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया, फिर 67 करोड़ का जनरेट किया, फिर 4 महीनों में 25 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया, जो कि 70-75 करोड़ का इस साल इनको कर लेना चाहिए रेवेन्यू जनरेट। नेट प्रॉफिट जो ये निकाल पा रहे हैं वो भी बहुत अच्छा खासा निकाल पा रहे हैं, 11 करोड़, 3 करोड़, 14 करोड़, और ये इस साल भी जो है लगभग 12-13-14 करोड़ के आसपास में निकाल लेंगे। तो अगर हम मल्टीप्लाई बाय 3 कर देते हैं तो भी यहाँ पर 12-13 करोड़ रुपए के आसपास में कंपनी नेट प्रॉफिट निकाल लेगी। दैट्स काइंड ऑफ गुड। अब देख लेते हैं कि थोड़ा सा कि इस टाइप की कंपनियों के अंदर में मेनली जो एक्सपेंसेस होता है वो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस ज़्यादा रहते हैं, बिकॉज वो जो अल्टीमेटली जो टीम है आपकी, जो बंदा है जिन्होंने कनेक्शंस बढ़ा रखे हैं अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोगों के, मैनेजमेंट के लोगों के साथ में, उनको आपको जो तनख्वाह देते हो वही सबसे मेन चीज़ है। तो यहीं पर इनका सबसे ज़्यादा खर्चा हो रहा है। उसके अलावा तो कौन सा खर्चा है,
उसके अलावा आप होटल्स का खर्चा हो गया, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हो गया, उनके रहने बैठने का खर्चा हो गया, वो जो मेन खर्चा है वो है, राइट। तो ये अदर एक्सपेंसेस में आ जाता है। इसके अब फ्यूचर के अंदर में बने रहने की और फ्यूचर में और आगे बढ़ने की यस पूरे पूरे चांसेस बने हुए हैं। देर आर सो मेनी चांसेस, क्योंकि इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के, इस पर्टिकुलर कंपनी के चले रहने के, बने रहने की ही उम्मीदें बनी हुई हैं जिस टाइप से ये काम करती है, और इस टाइप की और कंपनियों की भी मार्केट को ज़रूरत पड़ती रहती है। अगर हम कैश फ्लो की बात करते हैं तो कैश फ्लो इज़ गुड, बस ट्रेड रिसीवेबल वाले जो सेगमेंट है उसको अगर हम साइड कर देते हैं तो ठीक ठाक कमा रहे हैं। बट ध्यान रखिए इस टाइप की कंपनियों में दिक्कत ये रहती है कि एक बार जैसे इमेज ख़राब हो गई तब थोड़ा दिक्कत ख़राब हो जाता है कि हाँ फिर उसके साथ में कोई एसोसिएट नहीं होना चाहता उस कंपनी के साथ में। बट एक तो क्योंकि लोग मैनेजमेंट का जो बंदे होते हैं वो किसी एक पर्टिकुलर आदमी के साथ में कंसर्न रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के साथ में भी कनेक्टेड रहते हैं, बट पर्टिकुलर बंदे के साथ में एक कनेक्शन है वो बना के रखते हैं। सो अब ओवरऑल क्या देखने को मिल रहा है, यस फ्यूचर में बनी रह सकती है, बट यहाँ पे कुछ वो भी हैं, खतरे भी हैं इस टाइप की कंपनी के लिए। उन खतरे के थोड़ा सा बाप के चलना पड़ेगा। बट जब वैल्यू जो लगाई है 200-300 करोड़ रुपीज़ की, वो थोड़े से हायर एंड में ही लगाई है, बहुत ज़्यादा ही ऊपर लगा दी है। तो लगभग यहाँ पे 12-13 करोड़ रुपए के आसपास में कमा रहे हैं। तो जिस हिसाब से देखा जाए तो 26, तो लगभग 20-25 के पी की रेशियो आसपास में इन्होंने अपनी वैल्यू लगाई है। अब इस सेगमेंट में दूसरी कोई कंपनी आज के दिन है नहीं जिसके सामने हम कंपेयर कर पाएँ, तो हमारे साथ कंपेरिजन हो नहीं पाएगा, उसको एग्जैक्ट वैसा का वैसा कंपेरिजन नहीं हो पाएगा, राइट। सो पी रेशियो इज़ आज के हिसाब से ठीक ठाक है और फ्यूचर के हिसाब से थोड़े से रिस्क हैं। तो अगर हवा अच्छी बनती है इस कंपनी की तो लिस्टिंग गेन इनिशियली लिए जा सकते हैं। बाकी मार्केट को इस टाइप की कंपनियों को समझने में वक्त भी लगेगा। सो अभी तो हवा ज़ीरो है। अगर लिस्टिंग जो फाइनल डे आता है आईपीओ का, उस दिन तक अगर अच्छी हवा बनती है तो लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया जा सकता है। उसके बाद में आगे का तो फिर आपको मैंने कंपनी समझा दी। अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे बैठ लेना चाहिए तो ले लो, नहीं लेना है तो मत लो। मैं तो थोड़ा सा कंसर्न लेके चल सकता हूँ, यहाँ पे पसंद करूँगा ज़्यादा। फाइनली दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। कल फिर मिलते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में, और बाकी कोई भी डिसीजन लें पॉजिटिव नेगेटिव अपने हिसाब से रिसर्च करके रिस्क एपेटाइट को देखते हुए ही डिसीजन बनाएं। सी यू टुमारो।